हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे भारतीय न्याय संहिता में, दैट इज़ द पनिशमेंट्स अंडर भारतीय न्याय संहिता, जो कि अर्लियर आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 53 में प्रोवाइडेड थी, वो बीएनएस के सेक्शन 4 में प्रोवाइडेड है। ये आप याद रखिएगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि पनिशमेंट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो देखिए, पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिमिनल लॉ के मुझे लगता है दिल में बसता है। अगर आप किसी से पूछो कि लॉ का सबसे बड़ा काम क्या है, तो क्या जवाब होगा? जवाब होगा कि अपराध को रोकना और समाज में शांति स्थापित करना, राइट। और पनिशमेंट ही वो मैकेनिज्म है जो ऑफेंडर्स को रोकता है, उनको सुधारने की कोशिश करता है और बाकी समाज के अंदर एक डेटरेंस, एक डर पैदा करता है कि इफ यूल कमिट सच रॉन्गफुल एक्ट तो उसका क्या अंजाम होगा, है ना। दिस इज व्हाट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ पनिशमेंट। आज इस लेक्चर में हम बीएनएस के अंदर दिए गए पनिशमेंट को डिटेल में समझेंगे, उनके टाइप्स, ठीक है, उनसे जुड़े लैंडमार्क केसेस और किस तरीके से बीएनएस में पनिशमेंट्स के कॉन्सेप्ट को इम्प्रोवाइज किया गया है, अमेंड किया गया है, वो हम जानेंगे। और कैसे एक नई सोच को बीएनएस में लेकर आया गया है बाय आवर इंडियन लेजिस्लेचर। ऑलराइट, सो बीएनएस रिप्लेसिंग the IPC has carried forward the scheme of punishment under 53 IPC to the section 4 of BNS। और एक इसमें सबसे जो नोटेबल इम्प्रूवमेंट या चेंज आया है वो है कि एक नई फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस की गई है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, दैट इज नोन एज कम्युनिटी सर्विस। तो पहले जो है सेक्शन 53 ऑफ बीएनएस में 5 काइंड ऑफ पनिशमेंट थी, अभी 6 हो गई है, एक एड ऑन हो गई है, दैट इज द कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस इज सिंपली कि समाज के लिए कुछ कार्य करना, ठीक है, जिससे आपको रियलाइज हो कि अगर आपने समाज में कुछ गलत कार्य किया है तो उससे समाज को कितनी तकलीफ पहुंची, तो आपको उस चीज़ को अमेंड करना होगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करना होगा। जैसे कि किसी एनजीओ के साथ मिलके पेड़ लगाना, पौधे लगाना या कहीं की सफाई करना, इस तरीके की सर्विसेज या फिर डोनेशन करना। सो कम्युनिटी सर्विस एक बड़ा ही वाइड कॉन्सेप्ट है, उसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो सकती हैं, फिर वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है हाउ इट डिटरमाइंस इट, राइट। तो सेक्शन 4 बीएनएस के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि पनिशमेंट का क्या मतलब है। पनिशमेंट का मतलब है किसी ऑफेंस के लिए ऑफेंडर को स्टेट के द्वारा दी गई सफरिंग, दैट सफरिंग इज सिंपली नोन एज पनिशमेंट, राइट। और अगर आपने पढ़ा हो तो पनिशमेंट की कुछ थियोरीज हैं, कुछ हिस्टोरिकल थियोरीज हैं जिन पे पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट बेस्ड करता है, जैसे कि देयर इज डेटरेंट थ्योरी, देयर इज रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी का पर्पस होता है कि पनिशमेंट देखकर लोग डरें और क्राइम ना करें, है ना, जैसे कि डेथ पेनाल्टी फॉर मर्डर। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का मतलब होता है आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, यानी कि बदला लेना, ठीक है। ऑफेंडर ने गलत किया तो उसके संग उतना ही गलत होना चाहिए। तो ये पास्ट में अप्लाई होता था, लेकिन करंटली ये थ्योरी एज इट इज अप्लाई नहीं होती है। फिर आता है प्रिवेंटिव थ्योरी। इसका फोकस रहता है कि ऑफेंडर को डिसेबल कर देना ताकि वो दोबारा वो क्राइम ना कमिट कर सके, जैसे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में हम ऑफेंडर को उसके लाइफ टाइम तक उसको प्रिजन में रखते हैं सो दैट ही कैन नॉट कमिट एनी फर्दर रॉन्ग इन द सोसाइटी। उसके बाद एक थ्योरी होती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जो कि एक मॉडर्न अप्रोच को लेके आगे बढ़ती है, जिसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि ऑफेंडर को सुधारना, ठीक है, उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना। और रिफॉर्मेटिव थ्योरी को ही कंसिडरेशन में लेते हुए मुझे लगता है बीएनएस में जो नई पनिशमेंट ऐड की गई है कम्युनिटी सर्विस, वो उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जिसने गलती की है उसको बेहतर व्यक्ति बनाना, उसको सुधारना, समाज कार्य में लगाना, ठीक है। तो चलिए, सेक्शन 4 हमें बताता है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स, ठीक है। कौन कौन सी हैं? डेथ पेनाल्टी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट विच में बी रिगोरस और सिंपल, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन एंड कम्युनिटी सर्विस विच इज न्यूली एडेड। तो चलिए एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है डेथ पेनाल्टी, ठीक है। डेथ पेनाल्टी जिसे हम लोग कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, जो कि सबसे सीवियर पनिशमेंट है। देखो ना, मृत्यु दंड से ऊपर तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है ना। तो डेथ पेनाल्टी का मतलब होता है ऑफेंडर को हैंग टिल डेथ, यानी कि जब तक उसकी मृत्यु ना हो तब तक उसको फंदे पर लटका के रखना, हैंग टिल डेथ
इसका सेंटेंस मिलता है, दैट पनिशमेंट इज कॉल्ड एज डेथ पनिशमेंट और कैपिटल पनिशमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कई बार कि क्या डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात कई बार हमारी इंडियन जुडिशरी ने अलग अलग केसेस में इंटरप्रेट की है, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा है हाँ, लेकिन ये डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन कोर्ट्स ने इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जैसे कि हमारे जो केस था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ऑफ 1980, आप सबने पढ़ा होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी तभी दी जाएगी या तभी दी जा सकती है जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट बिल्कुल इनएडिक्वेट लगे और जो मैटर है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो। मतलब ऐसा मामला है जो इतना रेयर है, जो कि आज तक हुआ ही नहीं है, और इसमें सिचुएशन इतनी वर्स्ट है, क्राइम इस लेवल का हुआ है कि मृत्यु दंड के अलावा और कुछ संभव ही नहीं है कि कुछ कमी की जाए पनिशमेंट में टू दैट ऑफेंडर, ठीक है। तो डेथ पेनल्टी आप समझिए ऐसे केसेस में दी जाती है जो कि सबसे हीनियस क्राइम है, जैसे कि मर्डर हो गया, टेररिज्म का एक्ट हो गया, और जो भी हमारे बीएनएस में अलग अलग प्रोविजंस में प्रदान की गई है जहां जहां डेथ पेनल्टी। एक और फिर केस आया था मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1983 में, इसके आगे फॉलोअप होके इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई कि कब डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, जैसे कि क्राइम का नेचर, क्राइम का मैनर, विक्टिम की वल्नरेबिलिटी, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेना चाहिए, देन टू बी डिसाइडेड कि विच केस इज टर्म्ड एज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। तो यहाँ पे गाइडलाइंस लेट डाउन की थी कि कैसे जो है ये इंटरप्रेट किया जाएगा, दैट व्हाट case या which particular case will be termed as a rarest of rare case. Another case in a row is very important, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2014 का केस है, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट अगर इफ देयर इज अ डिले इन मर्सी पिटीशन, अगर मर्सी पिटीशन में डिले होती है, देन इट विल आल्सो बी अ ग्राउंड कि डेथ पेनल्टी को कम्यूट करना चाहिए टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और सर्टेन अदर पनिशमेंट, राइट। सो शत्रुघ्न चौहान में बोला गया, मतलब बेसिकली इसमें जो है एम्फेसिस दिया गया था ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन पे, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स पे। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि अगर मर्सी पिटीशन में डिले हो रहा है तो इट कैन बिकम अ ग्राउंड टू कम्यूट द डेथ पेनल्टी टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो अगर हम इन सारे केसेस से एक जुडिशियल ट्रेंड डिराइव करें तो जुडिशियल ट्रेंड यही है कि कोर्ट डेथ पेनल्टी को एक्सेप्शन बनाता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को रूल बनाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा डेथ पेनल्टी का कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग सेकंड पनिशमेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और वी सेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नेचुरल लाइफ तक जेल में रखना, अनलेस गवर्नमेंट रेमिशन हो, ठीक है, तब तक वो व्यक्ति, वो ऑफेंडर जेल में रहेगा अपनी आखिरी सांस तक। जनरली मीनिंग यही है, ठीक है। अब अलग अलग केसेस में इस पनिशमेंट को इंटरप्रेट किया गया बाय द जुडिशरी। द फर्स्ट केस इज गोपाल विनायक गॉडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1961 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सिंपल मतलब है पूरी नेचुरल लाइफ तक वो व्यक्ति इम्प्रिजन्ड रहेगा, इंटायर नेचुरल लाइफ अनलेस रेमिटेड। इसमें ये क्लियरली बोला गया कि हम यहाँ पे कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल लिटरल मीनिंग को यहाँ पर सस्टेन करते हैं। देन comes a very recent case of 2023, शिव कुमार alias शिवमूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें कोर्ट ने अब फिक्स टर्म्स भी डिसाइड, मतलब कोर्ट ने बोला कि अभी फिक्स टर्म भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि 20 ईयर, 30 ईयर और इवन मोर देन दैट, लेकिन 14 साल से कम नहीं कर सकते इफ द द अक्यूज इज punished for life imprisonment। तो कोर्ट के ऊपर यहाँ पे considering the different parameters and different circumstances of the matter, court may fix this the term of life imprisonment. It may be commute to 20 years, 30 years or even more than that, but to take it लिमिटेशन कि 14 ईयर्स से कम का नहीं होगा, 14 ईयर्स से ऊपर का रखना होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो लिमिटेशन है, एज पर सेक्शन 433A ऑफ CRPC। देन कम्स बिशान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कोर्ट ने कहा कि अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है तो डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पनिशमेंट को कोर्ट ने अलग अलग सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे इंटरप्रेट किया कि व्हाट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्चुअली इज, ठीक है। चलिए हमारा थर्ड काइंड ऑफ पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट। अब इम्प्रिजनमेंट जो कि रिगोरस भी हो सकती है, जो कि सिंपल भी हो सकती है। अब
हमें जानना है कि रिगोरस इम्प्रिजनमेंट कौन सी होती है। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट मतलब वो आपका इम्प्रिजनमेंट जिसमें आप जेल के अंदर हार्ड लेबर के साथ रखे हुए, मतलब आप सिर्फ वहाँ पे जेल के अंदर नहीं रहोगे, आपको जेल के अंदर रहते रहते आपको हार्ड लेबर भी करना है, जैसे कि आपको पत्थर काटना है, कारपेंट्री का काम करना है, डिगिंग द अर्थ, और ऐसे बहुत सारे कार्य जो है वो दिए जाते हैं रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में। ठीक है, तो जनरली किस तरह के केसेस में रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, देखो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है और ये सारे हमने बीएनएस के प्रोविजंस मेंशन किए हैं। सो रेप केसेस में अंडर सेक्शन 64, गैंग रेप के केस में, इफ यू आर किडनैपिंग अ चाइल्ड फॉर बेगिंग, फॉर ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फॉर रॉबरी, फॉर थेफ्ट, फॉर डेकॉइटी, इन सभी केसेस में अक्यूज को रिगोरस इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जाती है या दिया जाना इज नेसेसरी। ये हमें बीएनएस के प्रोविजंस बताते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज द मोर सीरियस क्राइम्स इन नेचर, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करेंगे व्हाट इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट, सो कीप इट सिंपल कि यहाँ पे आपको लेबर नहीं करना है, यू आर इम्प्रिजनमेंट बट विदाउट लेबर। ठीक है, देयर इज नो लेबर। कैसे ऑफेंसेस में सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, सो ऑफकोर्स इससे थोड़ी सी लेस सीरियस है। फॉर एग्जाम्पल डिफेमेशन हो गया, या अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुल ट्रेड में इन्वॉल्व है, या इफ समबडी इज फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट, सो इन दीज मैटर्स सिंपल इम्प्रिजनमेंट इज गिवन बाय द कोर्ट। ठीक है, तो डू वी हैव अ केस हियर? ओके, सेक्शन 7 ऑफ बीएनएस क्या बात करता है? सेक्शन 7 कहता है कि इम्प्रिजनमेंट जो है इन अ मैटर वो होली रिगरस भी हो सकती है, वो होली सिंपल भी हो सकती है, और वो पार्टली रिगरस एंड पार्टली सिंपल भी हो सकती है इन अ पर्टिकुलर केस। ठीक है, चलिए, देयर इज अ केस स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस किशन भाई ऑफ 2014, जिसमें कोर्ट ने रिगरस इम्प्रिजनमेंट के अप्रोप्रिएटनेस पे डिस्कशन किया था in the cases of kidnapping and murder, right? Court discuss appropriateness for the convict in a kidnapping and murder case. So you may quote this case. All right, next type of punishment is forfeiture of property. So we said कि ये एक इकोनॉमिक पनिशमेंट है जिसमें प्रॉपर्टी का कॉन्फिस्केशन होता है, प्रॉपर्टी जब्त की जाती है, वो जो भी उस क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज की गई या उससे डिराइव की गई है, राइट। तो इसका आइडिया क्या है? इसका बेसिक आइडिया यही है कि ऑफेंडर को उसके क्राइम से मिले बेनिफिट से वंचित करना। ठीक है, सो बीएनएस में स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए ये पनिशमेंट जो है वो दी गई है, जैसे कि वॉर अगेंस्ट फ्रेंडली स्टेट, प्रॉपर्टी रिसीव बाय वेजिंग वॉर, है ना। कौन कौन से केस में? बेसिकली प्राइमरली इन 2 केसेस में फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की पनिशमेंट प्रदान की गई है अंडर सेक्शन 154 इफ समबडी इज कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ फॉरेन स्टेट एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and under section 155 if you are receiving property taken by war or depredation, right? So in matters में जो है forfeiture of property can be given as a punishment by the court. Okay, fifth punishment is fine. फाइन के काफ़ी प्रोविजंस हैं, we'll see that. प्राइमरली सेक्शन 8 जो है भारतीय न्याय संहिता का, वो सेक्शन फाइन की बात करता है. इट सेज दैट फाइन मस्ट नॉट बी एक्सेसिव. ठीक है, इट मे बी अनलिमिटेड. फाइन अनलिमिटेड हो सकती है पर फाइन एक्सेसिव नहीं होगी. ठीक है, ये बात सेक्शन 8 में कही गई है. ये कहा जाता है कि फाइन जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल पनिशमेंट है, राइट. सो कोर्ट में इम्पोज फाइन एज सोल इम्प्रिजनमेंट और ऑल्टरनेटिव, और इट में भी इम्पोज इन एडिशन टू द इम्प्रिजनमेंट. तो अलग अलग मैटर्स में या तो हो सकता है कि सिर्फ पनिशमेंट हो आपकी फाइन, ठीक है, फाइन एज सोल इम्प्रिजनमेंट, या फिर फाइन ऑल्टरनेटिव इफ अ पर्सन is not being imprisoned then he may be fined, right. और या फिर हो सकता है कि he may be fined along with the imprisonment. कई बार लिखा होता है ना कि imprisonment for up to 2 years और fine और both, है ना. तो वो उस इंस्टांस की यहाँ पे बात की जा रही है, right. तो सेक्शन 8 के सब सेक्शन 2 से लेके सब सेक्शन 7 तक फाइन को लेके कुछ रूल्स लेट डाउन किए गए हैं बीएनएस में. लेट्स सी वन बाय वन. सो imprisonment प्लस फाइन इज प्रिस्क्राइब्ड, देन कोर्ट में इम्पोज बोथ. कि अगर एक पर्टिकुलर केस के प्रोविजन के लिए ये मेंशन किया गया है कि इम्प्रिजनमेंट प्रदान किया जाएगा साथ साथ फाइन भी दिया जाएगा, तो कोर्ट जो है वो दोनों ही इम्पोज कर सकती है. मैं बोला कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ, तो यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट दोनों भी इम्पोज कर सकती है. नाउ इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, कि अगर
डिफॉल्ट हुआ, इफ अ पर्सन इज नॉट बीइंग एबल टू पे द फाइन, देन आपकी इम्प्रिजनमेंट भी कोर्ट इम्पोज कर सकते हैं. इट मे बी सिंपल और रिगोरस डिपेंडिंग अपॉन द केस एंड मैटर. थर्ड पॉइंट इज द डिफॉल्ट टर्म नॉट टू एक्सीड 1/4 ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट. अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर अगर वो फाइन नहीं दे पा रहा है तो हम उसको जेल में डाल देते हैं, तो उसका भी एक लिमिटेशन है कि जो भी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि अगर आपका 2 years का इम्प्रिजनमेंट है मैक्सिमम, 2 years का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 24 months. तो ये बोल रहे हैं कि उसका 1/4 से एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका जो डिफॉल्ट टर्म है. 24 का 1/4 कितना हुआ, 6 months. तो आप 6 months से ज्यादा की पनिशमेंट डिफॉल्ट ऑफ फाइन में नहीं लगा सकते हो. मैक्सिमम लिमिटेशन इज 6 months. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डिफॉल्ट टर्म का मैक्सिमम है 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट. राइट नाउ फाइन लाइबिलिटी टर्मिनेट्स व्हेन पेड और लिवाइड. ठीक है, तो जो पार्ट पेमेंट है वो रेड्यूस हो जाएगा. याद रखना, इफ द पर्सन हैज imprisoned proportionately. ठीक है, फाइन लाइबिलिटी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, या तो उसने पे कर दिया या फिर ही लिवाइड दैट. राइट, सो वी हैव अ एग्जांपल हियर दैट इफ ए इज फाइंड फॉर 1000 rupees प्लस 4 months. ठीक है, उसको 1000 रुपये का फाइन लगाया गया है प्लस 4 महीने का इम्प्रिजनमेंट है इन डिफॉल्ट, कि अगर 1000 रुपये नहीं दिए तो 4 महीने का जेल होगा. सो पार्ट पेमेंट रिड्यूसेस इम्प्रिजनमेंट प्रोपोर्शनेट. ठीक है, तो अभी उसका क्या है, जो पार्ट पेमेंट है वो रिड्यूस हो गया. नाउ ही ओनली हैज टू पे द हाफ अमाउंट आफ्टर ही गेट्स रिलीज फ्रॉम द प्रिजन. ओके, वी हैव अ केस हियर रिलेटेड टू फाइन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 1987. तो इस केस में इम्प्रिजनमेंट इंडस्ट्रीज पर इन्वायरमेंटल वायलेशंस के लिए हेवी फाइन्स इम्पोज किए गए थे. ठीक है, तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस माना जाता है बिकॉज इट शोकेस द एप्लीकेशन ऑफ फाइन्स एज प्यूनिटिव एंड करेक्टिव मेजर्स. ठीक है, इस केस से हमें जुडिशरी बताती है कि जो फाइन है वो एक करेक्टिव और डेटरेंट मेजर दोनों है. ठीक है, इस तरीके के इंस्टांसेस में. ओके, नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट द कम्युनिटी सर्विस. राइट, सो ये हमने बोला कि एक नई पनिशमेंट ऐड की गई है. सबसे इनोवेटिव फीचर है BNS का. एक रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे बेस्ड है. तो कम्युनिटी सर्विस का मतलब है ऑफेंडर्स को अनपेड वर्क करना होगा फॉर कम्युनिटीज बेनिफिट, फॉर सोसाइटीज बेनिफिट, है ना. जैसे कि पब्लिक पार्क्स को साफ करना, NGOs की मदद करना, हॉस्पिटल्स को असिस्ट करना, एट्सेट्रा. तो इसका एम यही है, टू रिहेबिलिटेट द ऑफेंडर वाइल बेनिफिटिंग द सोसाइटी. अब यहाँ पे हमने कोट किए हैं कि हमारे BNS में किस किस मैटर्स में कम्युनिटी सर्विस जो है वो कोर्ट इम्पोज कर सकते हैं एज अ पनिशमेंट, एज एन ऑल्टरनेटिव टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन. तो सेक्शन 202 जिसमें क्या है, द ऑफेंस इज रिलेटेड टू द पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड. सो ओके, अगर पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी अनलॉफुल मैनर में किसी ट्रेड में इन्वॉल्व है तो उनको कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दिया जा सकता है. देन सेक्शन 355 डीलिंग विद मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन. ठीक है, अगर किसी शराब पिए हुए व्यक्ति ने पब्लिक प्लेस में कुछ मिसकंडक्ट किया और इससे किसी को अनॉयंस कॉज हुआ, वहाँ पे भी ये पनिशमेंट इम्पोज हो सकती है. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट डिफेमेशन. तो डिफेमेशन मैटर में कम्युनिटी सर्विस को एज एन इम्पॉर्टेंट पनिशमेंट जो है वो लेड डाउन किया गया है एज पर द प्रोविजंस ऑफ BNS. राइट, सो देयर वाज अ केस ऑफ 2020 ऑफ सुनीता गांधर्व वर्सेस स्टेट ऑफ MP, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कम्युनिटी सर्विस एक कंडीशन हो सकती है बेल के लिए. राइट, कम्युनिटी सर्विस कैन बी इम्पोज एज अ कंडीशन अंडर सेक्शन 437 ऑफ CRPC टू रिहेबिलिटेट द पर्सन. राइट, ओके, तो ये हो गया हमारे 6 kind of punishment. I've tried my best to explain you everything important for you to know about that particular punishment, as well as for you to write a good answer every important case that needs to be known here. ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अदर प्रोविजंस भी देख लेते हैं, बिकॉज आपको बाकी सेक्शंस के प्रोविजंस भी पता होने चाहिए. ठीक है, जो कि आपके सेक्शन 5, 6, 7, 8 से लेके 13 तक कवर हो रहे हैं. ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद सेक्शन 5. सेक्शन 5 डील करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में. सो कम्यूटेशन का क्या मतलब है? कम्यूटेशन मीन्स एक पनिशमेंट को दूसरी पनिशमेंट में कन्वर्ट कर देना जो कंपैरेटिवली कम हार्श नेचर की हो, है ना, कम डिफ़िकल्ट हो, वी कैन से. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास होती है और उसके लिए ऑफेंडर की कंसेंट लेना भी ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो गवर्नमेंट उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर सकती है, या अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है तो उसको 10 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकती है. ठीक है, तो
और ये पावर लेजिस्लेटिव पॉलिसी के हिसाब से है, जो आर्टिकल 72 किसके बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट के पास पावर ऑफ पार्डन, पावर ऑफ कम्यूटेशन है, या आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास सिमिलर पावर्स है, उनसे कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है. सो याद रखना, गवर्नमेंट हैज द पावर टू कम्यूट द पनिशमेंट विदाउट द ऑफेंडर्स कंसेंट, एंड रिमेंबर द सेक्शन नंबर, दिस इज सेक्शन 5. ठीक है. ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 6 डीलिंग विथ फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट. तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जब भी लॉ में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का जिक्र आता है, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जिक्र आता है, उससे 20 साल माना जाएगा, उससे हम लोग 20 साल कंसिडर करेंगे जब तक लॉ अदरवाइज कुछ और प्रोवाइड ना करे. तो ये बात काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहती है, काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, बिकॉज एट पॉइंट समवेयर इट इज रिटन कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स 14 ईयर्स, पर याद रखना लाइफ इम्प्रिजनमेंट जहाँ पे भी लिखा है ना, उसका मतलब है मिनिमम 14 ईयर. ठीक है. यहाँ क्या बात करें, यहाँ कह रहे हैं कि अगर जब भी हम लॉ के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं, तो उससे हम ये कंसिडर करते हैं दैट इट इज इक्विवेलेंट टू 20 ईयर्स. This punishment is equivalent to 20 years unless law otherwise provide anything else in the matter. ठीक है. तो ये बात करता है सेक्शन 6. मतलब ये एक डीमिंग प्रोविजन है, आप डीम कर रहे हो, आप प्रेज्यूम कर रहे हो. ठीक है. जो कोर्ट को एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन देने के लिए बनाया गया है विद इन सेक्शन 6. देयर वाज अ केस ऑफ, हमने ऊपर भी पढ़ा था, गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का एक्चुअल मतलब ऑफेंडर की पूरी नेचुरल लाइफ है ना, लेकिन स्टैट्यूटरी कैलकुलेशन के लिए 20 इयर्स का फिक्शन यूज होता है, जैसे डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट के लिए कैलकुलेशन के टाइम. राइट. नाउ सेक्शन 8 हम लोग, सेक्शन 7 हमने ऊपर पढ़ लिया था, मैंने आपको बताया था सेक्शन 7 बात करता है कि इम्प्रिजनमेंट में बी होली रिगोरस, होली सिंपल और पार्टली रिगोरस, पार्टली सिंपल. फिर सेक्शन 8 आता है. सेक्शन 8 मैंने ऊपर पूरा बता दिया आपको फाइन के बारे में, जो अलग अलग रूल्स लेट डाउन करता है, दैट इट मे बी एक्सेसिव बट इट शुडंट बी अनलिमिटेड, इस तरीके से. अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 9 की. सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट द लिमिट ऑफ पनिशमेंट फॉर कॉम्पोजिट ऑफेंसेस. यानी कि प्रिंसिपल ये है कि अगर एक ही एक्ट मल्टीपल ऑफेंसेस बनाता है तो डबल इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती. इफ वन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स, मतलब कई सारे अलग अलग एक्ट हुए हैं एक ही ऑफेंस में, तो उसको हम एक ही पनिशमेंट अवॉर्ड करेंगे. विल नॉट कंसिडर इट एज मल्टीपल ऑफेंस, विल नॉट गिव डबल पनिशमेंट्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक ही एक्शन में थेफ्ट भी करता है और क्रिमिनल ट्रेसपास भी, तो कोर्ट दोनों ऑफेंसेस के लिए उसको कन्विक्ट कर सकता है, लेकिन सजा एक ही होगी. ठीक है. और वो सजा ज्यादा सीरियस है, वही जो भी सजा ज्यादा सीरियस है वही दी जाती है. ओके. तो आई थिंक जो सेक्शन 9 है ना, ये प्रोविजन एक्चुअली आर्टिकल 20 क्लॉज 2, रिमेंबर, डबल जियोपार्डी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन करता है ये सेक्शन समहाउ. कई आप लोग को ना, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ लॉयर, हमेशा कोशिश करनी चाहिए टू कनेक्ट द लॉज, कि यहाँ पे अच्छा इसकी बात हो रही है, कॉम्पोजिट ऑफेंस की बात हो रही है, मल्टीपल पनिशमेंट या डबल पनिशमेंट की बात हो रही है. इट स्ट्राइक विद डबल जियोपार्डी. एंड वेयर इज डबल जियोपार्डी? इट इज इन सेक्शन 300 ऑफ CRPC. एट द सेम टाइम इट इज डिस्कस्ड इन आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. सो दिस इज हाउ वी हैव टू कनेक्ट द थिंग्स. चलिए, now moving ahead, dealing with section 10 here. Section 10 talks about punishment of person who is guilty of one of several offenses, judgment stating it doubtful of which. तो अगर doubt है, if the judgment states that the person is guilty of one of several offenses but it is doubtful which one, मतलब ऐसे ही तो पता है कि बहुत सारे offenses किए, पर कौन सा किया है ये डाउटफुल हो रहा है. ठीक है. तो ये एक रेयर लेकिन एक प्रैक्टिकल सिचुएशन हैंडल करता है सेक्शन 10, कि अगर कोर्ट को लगता है कि अक्यूज ने कोई ऑफेंस तो किया है, लेकिन ये डाउटफुल हो रहा है कि कौन सा ऑफेंस एग्जैक्टली कमिट हुआ है, तो कोर्ट क्या करेगा? तो इसका आंसर है कि ऑफेंडर को इसमें लोएस्ट सिवियरिटी का पनिशमेंट दिया जाएगा. ऑफेंडर विल रिसीव द पनिशमेंट ऑफ लोएस्ट सिवियरिटी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट के पास डाउट है कि ए ने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है या सिंपल हर्ट कॉज किया है, तो ए को, क्योंकि डाउट है, तो ए को सिंपल हर्ट का पनिशमेंट मिलेगा क्योंकि वो लेस सीवियर है. कीप इट सिंपल, है ना. चलिए, सेक्शन 11 वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार हम लोग उसको टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में भी लिखते हैं, द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. तो ये अलग से नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट ओनली, इसलिए हम अलग से नहीं देख रहे हैं इसको. तो सेक्शन 11 एंड 12 टॉक्स अबाउट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. सेक्शन 11 सेज दैट, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का क्या मतलब है? ऑफेंडर को एकदम अलग सेल में बंद कर देना, बिना किसी इंसान के कॉन्टैक्ट के.
तो बेसिकली वी से दैट ये एक साइकोलॉजिकल पनिशमेंट है ना, कि वो किसी से कांटेक्ट ना करे, एक अंधेरे में रहे, यू नो उसको किसी तरह का भी कांटेक्ट ना मिले, तो हो सकता है उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जो भी उसने गलती की। तो ये एक इसका एक बेसिक बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्टिव रहता है इसका। सो पार्डन, इट मे बी इम्पोज एज अ पार्ट ऑफ रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ये माना जाता है कि ये रिगोरस इम्प्रिजनमेंट का ही पार्ट होता है, लेकिन और इसकी कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, एक इसके कुछ स्ट्रिक्ट लिमिट्स रहती हैं, जैसे कि अगर एक व्यक्ति इम्प्रिजनमेंट हुआ है फॉर लेस देन 6 months, ठीक है, उसकी पनिशमेंट है 6 महीने से कम, तो उसको आप और कोर्ट ने डिसाइड किया कि इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना है। तो यहाँ पे लिमिटेशन है कि मैक्सिमम 1 महीने के लिए वो व्यक्ति सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रह सकता है, यानी कि 6 महीने में से 1 महीने में वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रह सकता है, बाकी के 5 महीने वो अपना नॉर्मल सेल में रहेगा। सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि अगर उसकी इम्प्रिजनमेंट जो है, उसकी जो अवधि है वो 6 महीने से तो ज़्यादा है पर 1 साल से कम है, फॉर से 9 महीने की है या 10 महीने की है, तो ऐसे केसेस में जो उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मैक्सिमम टेन्योर है वो रहेगा 2 months का। ठीक है, और जो भी केसेस में 1 साल से ज़्यादा की सजा है, फिर वो कितनी भी हो सकती है, उसमें वो जो ऑफेंडर है वो मैक्सिमम 3 months के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेगा। इसका मतलब ये है कि कोर्ट अनलिमिटेड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकता, ये बात आप याद रखेंगे। ये लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जहाँ भी नंबर्स आते हैं ना, याद रखना, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर्स के लिए ना, एग्जामिनर्स के लिए बड़े फेवरेट टॉपिक्स होते हैं वो, इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं वो, क्योंकि थोड़े से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हमें अगर आप ऑब्जेक्टिव बेस के लिए तैयारी कर रहे हो तो इन पे मेजर फोकस रखना। ठीक है, चलिए लास्ट और नॉट लास्ट, सेक्शन 12 भी इसी से जुड़ा हुआ है, दैट टॉक्स अबाउट द लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो ये बताते हैं कि सेक्शन 12 और ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स दे रहा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के रिगार्ड में। ये बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेच में, यानी कि एक बार में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये हमने बात की ना, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि एक तरीके की साइकोलॉजिकल पनिशमेंट है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं इट विल ट्रिगर द साइकोलॉजी ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग जिसको हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख रहे हैं। तो 14 दिन से ज़्यादा रखना, मतलब ये कोर्ट का प्रेसिडेंट से डिराइव होता है और लेजिस्लेचर ने डिसाइड की है ये लिमिट कि 14 दिन से ज़्यादा रखेंगे तो कहीं ना कहीं वी डू नॉट नो व्हाट विल बी द सीवियर इम्पैक्ट अपॉन दैट इंडिविजुअल। तो आप एक बार में 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। ठीक है, और अगर इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज़्यादा है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 मंथ में 7 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने बोला ना, यहाँ पे अगर 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आप 1 महीने में 7 दिन तक रखोगे मैक्सिमम, फिर अगले महीने रखना, फिर अगले महीने रखना, इस तरीके से रहेगी। तो हर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बीच में उतना ही गैप होना चाहिए जितना उसका ड्यूरेशन था। ओके, तो मतलब बेसिकली ये है इन सारे सेफगार्ड्स का कि लॉ ये इंश्योर करता है कि पनिशमेंट हो पर वो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट ना हो, है ना। ह्यूमन राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन राइट तो हर किसी का इंपॉर्टेंट है, हर किसी का सेफगार्ड करना है ना। जैसे कि कस्टोडियल पनिशमेंट से जुड़ा हुआ, देयर इज अ मैटर ऑफ human rights of prisoners, that is Sunil Batra versus Delhi administration, if you remember, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो बिना जुडिशियल सैंक्शन के इलीगल है और इसे ह्यूमन ट्रीटमेंट इससे जो भी ह्यूमन ट्रीटमेंट है वो वॉयलेट होता है। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सारे सेफगार्ड्स को ध्यान में रखते हुए भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो है वो एग्जीक्यूशन करना चाहिए। ये तो लास्ट सेक्शन, सेक्शन 13, डीलिंग विद इनहांस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेज आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो ये रिपीट ऑफेंडर्स के लिए है ये प्रोविजन। इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई आदमी पहले से कन्विक्टेड है और फिर से वो वही टाइप का सीरियस ऑफेंस कर रहा है, ही इज डूइंग द सेम ऑफेंस अगेन, तो उसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। और ये जो सेक्शन है ना, ये पर्टिकुलर 2 चैप्टर के बारे में बात कर रहा है। सो लेट्स रीड इट फर्स्ट। इफ अ पर्सन हैज ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड वंस फॉर सर्टेन सीरियस ऑफेंस एंड देन ही कमिट्स द सेम टाइप ऑफ ऑफेंस अगेन, सो नाउ ही कैन बी गिवन द स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। यहाँ कैन लिखा है, इट मीन्स इट इज ऑब्वियसली अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशरी डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड मैटर ऑफ द केस। सो ही कैन बी गिवन अ स्ट्रिक्टर पनिशमेंट द सेकेंड टाइम। ठीक है, तो और एंड इट इज अप्लाइड टू चैप्टर 10 of BNS dealing with offenses relating to crime, coin, currency notes, bank notes, etc. and chapter 17 which is dealing with offenses against property like theft, robbery, etc. Right? So punishment जो है वो फर्स्ट कन्विक्शन में नॉर्मल रहती है और सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में लाइफ इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट अप टू
लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स हो सकती है। ठीक है, ये सारी बातें सेक्शन 13 में लिखी गई हैं। सो सेक्शन 13 इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सिंपली कि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं वो सोसाइटी के लिए ज़्यादा डेंजरस होते हैं और उनका डेटरेंट जो है वो, उनको और ज़्यादा डेटरेंट सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो, लोगों में डर हो कि इफ अ पर्सन इज कमिटिंग द ऑफेंस वंस और फिर वो पनिशमेंट झेलने के बाद वो सोसाइटी में वापस चला गया तो वो डरे, वो ऐसा कार्य वापस ना करे। तो उससे जुड़ा हुआ है हमारा सेक्शन 13 फॉर द रिपीट ऑफेंडर्स। ठीक है, शुड आई गिव यू अ रीकैप? तो देखो, सेक्शन 5 वाज डीलिंग विद कम्यूटेशन to government can reduce or convert the punishment. Section 6 was dealing with fraction. It says that life imprisonment is equals to 20 years. Section 7 was dealing with ki imprisonment ki type. It can be rigorous imprisonment, it can be simple, or it can be a mix of both. Section 8 is dealing with the fine, the rules of fine. ठीक है, the rules for default of fine. Section 9 is dealing with that there will be no double punishment for the composite offences. Section 10 is dealing with the doubtful offences, है ना? Section 11 to 12 is dealing with the solitary confinement with stricter limits, and Section 13 is dealing with the repeat offenders and to give them the enhanced punishments. ठीक है ना? कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। I tried my best to explain it to you. Okay, so last heading here is fine of community service default in payment of. तो ये क्योंकि community service से जुड़ा हुआ है तो मैंने इसको separately cover किया है यहाँ पे। तो देखो, ट्रेडिशनली क्या होता था आईपीसी 1860 के टाइम पर कि अगर फाइन पे नहीं कर पाया कोई व्यक्ति तो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट हो जाती थी, विच मे बी रिगोरस और सिंपल, है ना। जैसे कि एज पर द ओल्ड लॉज अगर कोई व्यक्ति 50 रुपए तक का फाइन नहीं दे पा रहा है तो उसको 2 महीने तक की सजा, अगर 100 रुपए तक का फाइन नहीं दे पा रहा है तो 4 महीने की सजा, एंड इन एनी अदर केस यानी कि इन मोर देन दैट सिनारियो 6 महीने तक की सजा, है ना। ये प्रोविजन रहता था दैट इफ अ पर्सन इज इन डिफॉल्ट ऑफ पेइंग द फाइन तो यहाँ पे उसको इतनी जेल की सजा काटनी पड़ती थी। नाउ अभी बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता ने एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। क्या इंट्रोड्यूस किया है? कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है ना। तो यहाँ पे डिफॉल्ट ऑफ फाइन के केस में इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ या उसके बदले में ऑफेंडर को कम्युनिटी सर्विस भी दी जा सकती है। तो यहाँ बोल रहे कि इफ द फाइन इज नॉट एक्सीडिंग 5000 और कम्युनिटी सर्विस, यानी कि अगर आपने 5000 तक का फाइन नहीं पे किया या फिर और अगर आपको कम्युनिटी सर्विस दी गई थी अगर आपने वो नहीं पूरी की तब आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स। तो यहाँ पे देखो पहले 50 रुपए तक का था, अब यहाँ पे 5000 कर दिया गया, तो कितना डिफरेंस आ गया। ऑफकोर्स वो 1860 के टाइम की बात है ना, एंड देयर हैज बीन लॉट ऑफ टाइम एंड चेंज इन द इकोनॉमी। सो वो 50 रुपए वाली बात तो बड़ी पुरानी सी हो गई। तो 5000 तक का अगर फाइन है या अगर आपने कम्युनिटी सर्विस आपको दी गई आपने नहीं किया तो आप 2 महीने तक की सजा काटेंगे। अगर 10,000 तक का फाइन था और कम्युनिटी सर्विस थी आपने नहीं किया पूरा तो 4 महीने की सजा है। एनी अदर केस मोर देन दैट आपको 1 साल तक की सजा काटनी होगी। तो ये प्रोविजन रिस्टोरेटिव जस्टिस के प्रिंसिपल को प्रमोट करता है। आई विल सिंपली से दिस, राइट। सो लेट्स हैव अ कंक्लूजन हियर। लेक्चर लंबा हो गया है बट नो प्रॉब्लम, आई ट्राइड माय बेस्ट कि हम पूरा हर एस्पेक्ट को कवर कर लें इस लेक्चर के अंदर रिगार्डिंग पनिशमेंट, राइट्स। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि पनिशमेंट अंडर बीएनएस एक बैलेंस अप्रोच है। ट्रेडिशनल पनिशमेंट जैसे कि डेथ, इम्प्रिजनमेंट वो अभी भी है, लेकिन उनके साथ साथ नई सोच भी आई है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस, प्रोपोर्शनल फाइन्स एंड इनहांस सेफगार्ड्स, राइट। तो ये दिखाता है कि इंडिया का क्रिमिनल लॉ अब कॉलोनियल पनिशमेंट मॉडल से निकलकर एक मॉडर्न, एक ह्यूमन और एक रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, राइट। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप द लेक्चर एंड द कंटेंट, माय एक्सप्लेनेशन सीम्ड हेल्पफुल फॉर यू। कैसा लगा मेरा मेहनत, मेरे नोट्स? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट, आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस, राइट। अगर इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। इस सब्जेक्ट के या किसी भी और सब्जेक्ट के नोट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट करिएगा हमारे इंस्टाग्राम पेज और ईमेल आईडी पे। इंस्टाग्राम पेज lawvita_80 है एंड मेरी मेल आईडी है गुप्ता राध्या, दे सिंगल है, ठीक है, 80@gmail.com, ठीक है। आप वहाँ पे कांटेक्ट करना, नोट्स पेड रहते हैं कुछ अमाउंट पे, सो यू मे कांटेक्ट देयर। आई विल ट्राई टू रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। हैव अ गुड डे, बाय बाय।